Hello students, today we are going to continue with chapter number 11 from 8th class English book It So Happened, and the title of the chapter is Ancient Education System of India. In first part we have read about India's education system in ancient time, किस तरह से बच्चे गुरुकुल में एजुकेशन लेने जाते थे और किस तरह से उस टाइम की एजुकेशन जो सिस्टम था बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जोर देता था, बच्चे की इनर एंड आउटर सेल्फ को इम्प्रूव करने पर जोर दिया जाता था. टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर फ्रॉम सेकेंड पार्ट. In part 1, you have read about the ancient education system in ashrams and gurukuls and way of life in them. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि हमारा प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी जो कि आश्रम्स में और गुरुकुल्स में होती थी वो कैसी थी और वो वहाँ पर वो जीवन से कैसे संबंधित थी. दिस सिस्टम कंटिन्यू टू फ्लरिश ड्यूरिंग टाइम ऑफ बुद्धा एंड सब्सिक्वेंट पीरियड्स. और यही इसी तरह का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ही फला फूला बुद्ध के टाइम पर और सब्सिक्वेंट टाइम मतलब उसके बाद के जितने भी पीरियड्स आए जितने भी काल आए उसमें यही एजुकेशन सिस्टम रहा. बट बौद्ध धर्म के समय पर कई मॉन्टेस्ट्रीज यानी कि मठ और विहार्स एस्टेब्लिश किए गए जहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे. सो लेट अस रीड. Many monasteries, vihars were set up for monks and nuns to meditate, debate, and discuss with the learned for the quest of knowledge during this period. अब मैनी मोन्टेस्ट्रीज क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो आते हैं, पूजा भी करते हैं और शिक्षा भी प्राप्त करते हैं. कई मोन्टेस्ट्रीज यानी कि मठ और विहार बनाए गए जहाँ पर मोंक्स और नन्स आते थे, मेडिटेट करते थे और डिबेट्स और डिस्कशन की जाती थी ताकि उनकी जो क्वेस्ट है, जो सर्च है नॉलेज के लिए, उसको वो पूरा कर सकें. अराउंड दीज विहार्स अदर एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ हायर लर्निंग डेवलप्ड विच attracted students from China, Korea, Tibet, Burma, Ceylon, Java, Nepal and other distant कंट्रीज़. और इन्हीं मॉन्टेस्ट्रीज़, इन्हीं विहार्स के आसपास कई एजुकेशनल सेंटर्स, कई यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया जिसकी वजह से दूसरे देशों के बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे, जिसमें से चाइना, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, सिलोन, जावा, नेपाल और कुछ और कंट्रीज़ भी थी. अब है विहार्स एंड यूनिवर्सिटीज़. The Jataka tales accounts given by Xuanzang, Aiqin, Chinese scholar, as well as other sources tell us that king and society took active interest in promoting education. जातक टेल्स कौन सी टेल्स? ऐसी कहानियाँ जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं. इसके अलावा शानजांग और आइक्विन जैसे जो चाइनीज़ विद्वान भारत आए थे उन्होंने भी अपने राइटिंग्स में लिखा कि जो राजा थे और सोसाइटी जो थी उस टाइम की वो शिक्षा को बढ़ावा देने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे. एज अ रिज़ल्ट मैनी फेमस एजुकेशनल सेंटर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अब राजा और सिर्फ सोसाइटी शिक्षा के प्रति इतने जागरूक थे, इसी वजह से कई एजुकेशनल सेंटर्स बनाए गए. Among the most notable universities that developed during the period were situated at Takshila, Nalanda, Vallabhi, Vikramshila, Odantapuri and Jagdala. और उस टाइम की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ थी जो उस टाइम पर बनाई गई वो थी तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ओदांतपुरी एंड जगदाला. दीज यूनिवर्सिटी डेवलप्ड इन कनेक्शन विद विहार्स. यानी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी जो अभी नाम लिए गए ये सब विहार्स से रिलेटेड थी, संबंधित थी, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी. दोज एट बनारस, नवदीप, कांची एंड
developed in connection with the temples and became the center of community life in the places where they situated. और इसके अलावा बनारस, नवदीप और कांची में जो यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई वो मंदिरों से या हिंदू धर्म से संबंधित थी और सामाजिक जीवन का एक केंद्र बनी हुई थी. These universities catered to the needs of advanced level students. और ये institutions जो थे बच्चों की जो एडवांस लेवल की मतलब कि जो नॉर्मल एजुकेशन थी उसको पाने के बाद जो बच्चे की और क्यूरियोसिटीज़ होती हैं उनको शांत करने के लिए उनको पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी. Students joined the centers of higher learning and developed their knowledge by mutual discussions, debate with renowned scholars. अब जो स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन नॉर्मल एजुकेशन लेने के बाद जब हायर लेवल के एजुकेशन लेते थे तो डिफरेंट डिस्कशंस ऑर्गेनाइज की जाती थी, डिबेट्स ऑर्गेनाइज की जाती थी जो उनसे अच्छे नॉलेज वाले लोग यानी कि स्कॉलर्स या विद्वानों से वो डिस्कशंस और डिबेट्स करते थे. Not only this, there was also occasional summoning by a king to a gathering in which scholars of the country of various vihars and universities would meet, debate and exchange their views. ये अब वो कह रहे कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसी डिस्कशंस या डिबेट्स नहीं होती थी. इसके अलावा जो उस टाइम के राजा थे वो कई ओकेजन्स पर विद्वानों को बुलाते थे, सम्मन करते थे, बुलाते थे ताकि एक मीटिंग की जाए, गैदरिंग की जाए और वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, विहार से स्कॉलर्स या विद्वान आते थे, डिबेट करते थे और अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान किया करते थे. In this section, we will give you glimpse of two universities of ancient period. और इस चैप्टर के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे इंडिया की दो फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. These universities were considered among the best center of learning in the world. These have been recently declared heritage site by United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization UNESCO. और इन यूनिवर्सिटीज़ को अभी हाल ही में यूनेस्को ने हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया है यानी कि जो कि प्राचीन संस्कृति को संजोए हुए है. सो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है हमारी तक्षशिला और टक्सिला. इन एंशिएंट टाइम तक्षशिला वॉज द noted center of learning, including religious teachings of Buddhism for several centuries. पुराने टाइम से तक्षशिला जो है वो शिक्षा का केंद्र रही है जो कि बुद्ध की टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाती है फॉर सेवरल सेंचुरीज, कई सेंचुरीज से, कई सौ सालों से. इट कंटिन्यू टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम around the world until its destruction in 5th century CE. और मतलब इसने काफ़ी सालों तक स्टूडेंट्स जो दुनिया भर से स्टूडेंट्स इंडिया में आते थे उन्हें एजुकेशन दी जब तक कि इसका विनाश नहीं हो गया. कब हुआ इसका? इन 5th century CE. CE stands for Common Era. It was known for its higher educational and the curriculum comprised the study of ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and the 18 shilps or arts. और ये किस लिए फेमस थी? अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस थी और इनके जो करिकुलम था, जो इनका सिलेबस था वो किस किस चीज़ को कवर करता था? ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, law, medicine, astronomy, military science and the 18 शिल्प्स और आर्ट. इनके करिकुलम में कानून, खगोल शास्त्र, धनुर्विद्या, मिलिट्री साइंस ये सब कुछ इंक्लूडेड था और इसके साथ साथ 18 शिल्प्स या आर्ट 18 तरह की कलाओं के बारे में भी इन्होंने बताया था. तक्षशिला became famous
अ फेमस प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर्स। और तक्षशिला फेमस क्यों बना था? बिकॉज ऑफ इट्स टीचर्स एक्सपर्टाइज, मतलब उसके टीचर्स जो थे इस टाइम के बहुत ही ज़्यादा लर्नेड थे, अनुभवी थे। Among its noted people were legendary Indian grammarian that is पाणिनि। और इनके इसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे, पीपल थे, जिसका नाम था पाणिनि, जो कि बहुत बड़े इंडियन पाणिनि जो थे वो इंडिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेजेंडरी व्याकरण शास्त्री थे, जिनकी जो बुक है दैट इज़ अष्टाध्यायी इज़ वेरी फेमस। He was an expert in language, grammar, and authored one of the greatest work on grammar called अष्टाध्यायी। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी जो कि व्याकरण से रिलेटेड है और जिसका नाम है अष्टाध्यायी। Jivaka, one of the most renowned physician in ancient India, Chanakya, also known as Kautilya, a skilled exponent of statecraft, both studied here। यानी कि तक्षशिला के जो फेमस स्टूडेंट्स हैं जिनमें पाणिनि हैं, जिवाका जो कि एक फिजिशियन थे, चिकित्सक थे, और चाणक्य जो कि जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जो कि एक फेमस राजनीति की बुक है। सो जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य, वो भी यहीं पर पढ़े थे। स्टूडेंट्स केम टू तक्षशिला फ्रॉम काशी, कौशल, मगध एंड ऑल्सो फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन स्पाइट ऑफ द लॉन्ग एंड आर्डियस जर्नी दे हैड टू अंडरटेक। यानी कि तक्षशिला में बहुत बहुत दूर से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, काशी, कौशल, मगध, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज से भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्हें बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ती थी यहाँ पहुँचने के लिए। पर यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम इतना फेमस था कि लोग दूर दूर से यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आते थे। Takshila was an ancient Indian city which is now in northwestern पाकिस्तान। तक्षशिला मतलब प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण शहर था, पर आज ये कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। अब ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान का एक हिस्सा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड यूनेस्को डिक्लायर्ड इट टू बी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। और ये ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है और ये इसको यूनेस्को ने 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। इट्स फेम रेस्टेड ऑन यूनिवर्सिटी वेयर चाणक्य इज सेड टू हैव कंपोज्ड अर्थशास्त्र। और इसका जो फेमस इसका होने का एक मेन रीज़न क्या है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र यहीं पर ही लिखा था। आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम डिस्कवर इट्स रूइन इन मिड 19th सेंचुरी। और इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको खोज कर किसने निकाला था? एक पुराने पुरातात्विक विद्वान जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने इसके अवशेष, रूइंस होता है बचे हुए अवशेष जो धरती मिट्टी के नीचे दबते चले जाते हैं और उनको खुदाई के बाद बाहर निकाला जाता है, तो इसके जो रूइंस हैं, जो इसके दबे हुए जो अवशेष हैं, वो 19वीं शताब्दी के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ढूंढ कर निकाले थे। नाउ रोल ऑफ टीचर। Teacher had a complete autonomy on all aspects from selection of students to designing their syllabi। मतलब टीचर जो है मतलब उसका एक पूर्ण अधिकार था कि बच्चे एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स को वो डिज़ाइन करे, चाहे वो बच्चे का सिलेक्शन हो या सिलेबस में उसे क्या पढ़ाना है, दैट वाज ऑल डिपेंडेंट ऑन द टीचर। When the teacher was satisfied with the performance of the students, the course concluded। और जब टीचर बच्चे की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाता था, संतुष्ट हो जाता था, तब उसकी एजुकेशन जो थी उसे कंप्लीट मान लिया जाता था। He would admit as many as students as he liked and taught with what his students were keen to learn। और वो अपनी मर्ज़ी से जितने भी स्टूडेंट्स को है एडमिशन दे सकता था
पढ़ा सकता था और उनको वो वही पढ़ाता था जो बच्चे की जो ज़रूरतें हैं, जिनको वो पढ़ना चाहता है, उनको पूरा कर सके। डिबेट एंड डिस्कशंस वर प्राइमरी मेथड्स ऑफ टीचिंग। उस टाइम के टीचिंग मेथड्स जो मेनली थे दैट वर डिबेट एंड डिस्कशन, मतलब किसी टॉपिक पर वाद विवाद किया जाता था, डिस्कशन की जाती थी। टीचर्स वर असिस्टेड बाय देयर एडवांस्ड लेवल स्टूडेंट्स, और जो नए स्टूडेंट्स को टीचर अपने जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बड़ी क्लासेस की या पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर पढ़ाते थे। नेक्स्ट इज नालंदा यूनिवर्सिटी, सेकेंड most famous university of ancient time was Nalanda University. Nalanda, when Xuanzang visited it, was called Nala and was the center of higher learning in various subject. Nalanda, जब xuanzang ने इसकी विज़िट की तो उस वक्त पर इसे नाला कहा जाता था और ये हायर एजुकेशन का, हायर लर्निंग का एक सेंटर था जिसमें बहुत से सब्जेक्ट्स में मास्टरी की जाती थी। द यूनिवर्सिटी अट्रैक्टेड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड, और इस यूनिवर्सिटीज़ में भी कई विद्वान दूर दूर के देशों से आते थे। द चाइनीज स्कॉलर्स आइक्वेन एंड शानजांग विजिटेड नालंदा इन 7th सेंचुरी CE, और जो चाइनीज़ स्कॉलर्स विद्वान थे आइक्वेन एंड शॉनजांग, वो 7th सेंचुरी में यहाँ पर आए थे। दे हैड गिवन विविड अकाउंट्स ऑफ नालंदा, और उन्होंने अपनी राइटिंग्स में नालंदा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। दे हैव नोटेड दैट एज मैनी एज 100 discourses happened in daily basis in a variety of disciplines through the methods of debate and discussion. और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि यहाँ पर 100 तरह के कोर्सेज थे, मतलब जो कि डेली बेसिस पर बच्चों को पढ़ाए जाते थे, और उनका मेथड वही था, डिबेट एंड डिस्कशन। शानजांग हिमसेल्फ बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ नालंदा टू स्टडी योग शास्त्र, और शानजांग भी यहाँ पर एक स्टूडेंट बने और उन्होंने यहाँ से योग शास्त्र की शिक्षा ली। He has mentioned that Chancellor of Nalanda, Shailabhadra, was the highest living authority in yoga, और उन्होंने अपनी राइटिंग में मेंशन किया था कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे शीलभद्र, वो योग शास्त्र में सबसे, मतलब जिन्हें सबसे अच्छी नॉलेज थी, वो थे शीलभद्र। The course of study offered by Nalanda University covered a wide range, almost entire circle of knowledge then available, और वहाँ की जो कोर्स ऑफ स्टडी था, इनके सिलेबस या करिकुलम जो था वो बहुत बड़ा था, बहुत वास्ट था, जिसमें जीवन के हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता था, और जितनी भी तरह की नॉलेज उस टाइम पर अवेलेबल थी सब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। Students at Nalanda studied Vedas and were also trained in fine arts, medicine, mathematics, astronomy, politics and art of warfare. जो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उन्हें हर बहुत से सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती थी, उन्हें आर्ट्स भी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन्स भी, और मैथ्स भी, खगोल शास्त्र भी, राजनीति भी और युद्ध कला भी उनको सिखाई जाती थी। Here is the picture of Nalanda University. The ancient Nalanda was a center of learning from 5th century CE to 12th century CE. जो नालंदा जो थी वो एक एजुकेशन का सेंटर थी 5th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी। लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर, बिहार इन इंडिया। नालंदा कहाँ पर था? जो कि आज के राजगीर, जो कि बिहार का एक हिस्सा है, वहाँ पर था। नालंदा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रुइंस ऑफ नालंदा महाविहार अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इस यूनिवर्सिटी के जो रुइंस हैं, जो अवशेष मिले हैं, उनको भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा है।
A new Nalanda University is envisaged as a center of inter-civilization dialogue. और एक ऐसी ही एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की गई है जो कि उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ कम्युनिटी. व्हाट वाज द रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन? एट दैट टाइम नॉलेज वॉज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड नो फी वॉज चार्ज. और उस टाइम पर एजुकेशन जो थी बहुत ही धार्मिक उससे समझा जाता, पवित्र समझा जाता था और कोई भी फीस नहीं ली जाती थी. कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन. और शिक्षा में जो भी हिस्सा दे सकते थे, जो भी पैसे दे सकते थे, जिस तरह की भी हेल्प कर सकते थे, उसे एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डोनेशन कहा जाता था. All members of society contributed some from or the other. और सोसाइटी के सभी मेंबर्स किसी ना किसी रूप में इसमें कंट्रीब्यूट ज़रूर किया करते थे. फाइनेंशियल सपोर्ट केम फ्रॉम रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स एंड सोसाइटी. और फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसों की जो हेल्प थी वो अमीर जो व्यापारी हुआ करते थे या जो अमीर पेरेंट्स थे या सोसाइटी के जो अमीर लोग थे वो किया करते थे. बिसाइड्स गिफ्ट्स फॉर बिल्डिंग्स द यूनिवर्सिटीज रिसीव्ड गिफ्ट्स ऑफ लैंड. और इसके अलावा बिल्डिंग बनाने के लिए जो लैंड है वो भी एज अ गिफ्ट मिलता था. दिस फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट इन अदर एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ लाइक वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदाला. और इसी तरह का जो एजुकेशन जो सिस्टम था वो और भी यूनिवर्सिटीज़ में था जैसे कि वल्लभी, विक्रमशिला एंड जगदाला, जहाँ पर फ्री एजुकेशन दी जाती थी. एट द सेम टाइम द साउथ ऑफ इंडिया अग्रशरा served as the center of learning and teaching. South Indian Kingdom had also other cultural institutions known as Ghatika and Brahmapuri. अब जब साउथ इंडिया की बात होती है तो वहाँ पर भी बहुत सी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए जिसमें से फेमस थे घटिका और ब्रह्मपुरी. घटिका वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग इंक्लूडिंग रिलीजन एंड वॉज स्मॉल इन साइज. घटिका जो थी वो धार्मिक शिक्षा का केंद्र थी और छोटी थी. एंड अग्रहारा वॉज बिगर इंस्टीट्यूशन, अ होल सेटलमेंट ऑफ लर्नेड ब्राह्मण विद its own power of government and was maintained by generous donations from society. और अग्रहारा जो थी वो बड़ी थी, मतलब बिगर देन घटिका, और वो भी ब्राह्मणों की एक मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड थी और वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाती थी. टेम्पल्स, मठ, जैन, बसाड़ीज एंड Buddhist vihars also existed as other sources of learning during this period. और इस पीरियड में मतलब मंदिरों, मठों, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने भी अपना एजुकेशन में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया. नेक्स्ट इज कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम. Indian education system continued in the form of ashrams in temples and indigenous school. अब जो वही भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी वही कंटिन्यू रही, वही चलती रही, जो कि आश्रमों के रूप में मंदिरों में या जो इंडियन टाइप के छोटे जो स्कूल्स होते थे वहाँ पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम जारी रही. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मकतब्स एंड मदरसास बिकेम अ पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. और मेडिवल टाइम में, मध्यकाल में, मकतब्स और मदरसास भी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन गए. ड्यूरिंग द प्री कॉलोनियल पीरियड इंडिजीनियस एजुकेशन फ्लरिश्ड इन इंडिया. यानी कि ब्रिटिशर्स के या पोर्तुगीज़ के आने से पहले के जो टाइम में हैं वो भारतीय जो स्वदेशी स्कूल्स थे वो काफ़ी फले फूले. दिस वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मल सिस्टम दैट हैड टेकन इट्स रूट अर्लियर. और
यही जो एजुकेशन सिस्टम था बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें फैलाता जा रहा था। दिस सिस्टम वाज मोस्टली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और उस टाइम की जो एजुकेशन सिस्टम थी मोस्टली रिलीजियस, धार्मिक थी। टोल्स इन बंगाल, पाठशाला इन वेस्टर्न इंडिया, चतुष्पदीज इन बिहार एंड सिमिलर स्कूल्स एग्जिस्टेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। टोल्स एक तरह का स्कूल, इंडियन स्कूल, पाठशाला, चतुष्पदीस और इसी तरह के जो छोटे छोटे स्कूल्स थे वो डिफरेंट पार्ट्स में इस्टेब्लिश किए गए। जैसे बंगाल में टोल्स थे, पाठशाला वेस्टर्न इंडिया में थी, चतुष्पदी बिहार में थी। मतलब हर पार्ट में अलग अलग तरह के स्कूल्स खुल रहे थे। लोकल सोर्सेज वाया डोनेशन सपोर्टेड एजुकेशन। और जो उसका फाइनेंशियल जो सोर्स था दैट वाज डोनेशन, जो कि अमीर लोग भी देते थे और पेरेंट्स भी देते थे। रेफरेंसेस इन टेक्स्ट एंड memoirs of the inform that villagers also supported education in southern India। और कई जो टेक्स्ट्स में मतलब लिखे हुए ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं या इतिहास से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे हमें पता चलता है कि विलेजर्स जो कि गांव के लोग भी थे वो भी एजुकेशन को सपोर्ट करते थे दक्षिण भारत में। As we understand, the ancient education system of India focused on holistic development of students, both inner and outer sphere self, thus preparing them for life। और इस तरह से हमें पता चलता है कि जो प्राचीन एजुकेशन जो सिस्टम था वो होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जोर देता था, जिसमें बच्चे की इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ यानी कि बच्चे की स्पिरिट एंड सोल और उसके साथ साथ उसकी बॉडी जो है वो भी हेल्दी रहे दस, और इस तरह से वो जीवन के लिए तैयार हो सके। एजुकेशन वाज फ्री एंड नॉट सेंट्रलाइज्ड। एजुकेशन जो थी वो फ्री थी, सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, मतलब कुछ लोगों तक लिमिटेड नहीं थी। इट्स फाउंडेशंस वर लेड इन रिच कल्चरल ट्रेडिशंस of India, thereby helping in development of physical, intellectual, spiritual, artistic aspects of holistically life। और इस तरह से जो एजुकेशन जो सिस्टम था वो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जोर देता था। Our present day education system has a lot to learn from the ancient education system of India। और आज का जो शिक्षा सिस्टम है, जो एजुकेशन पद्धति है, उसको प्राचीन शिक्षा पद्धति से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। देयरफॉर द स्ट्रेस इज़ बीइंग लेड ऑन कनेक्शन लर्निंग टू वर्ल्ड आउटसाइड द स्कूल। और इसीलिए जो एजुकेशन में जो लर्निंग है, जो बाहरी दुनिया से, जो स्कूल के बाहर की दुनिया है, उससे कनेक्शन होना चाहिए। टुडे एजुकेशनिस्ट रिकॉग्नाइज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन। और आज के जो एजुकेशनिस्ट हैं, आज के जो शिक्षा शास्त्री हैं, वो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी मतलब कई लैंग्वेजेस को सिखाने पर और डिफरेंट कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन सिखाने पर जोर देते हैं। देयर बाय कनेक्टिंग द एंशिएंट एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज विद कंटेम्प्रेरी लर्निंग। और इस तरह से वो जो प्राचीन और ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आधुनिक लर्निंग के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो एजुकेशन दैट इज़ being taught is also going to be related with the past। मतलब कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट इनके ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जोर देती थी। तो आज के जो शिक्षा शास्त्री हैं वो भी बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं।